प्यारे दोस्तों, नए जोश और नई उमंग के साथ मैं राकेश गुजर सर आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कंप्यूटर की पहली क्लास आपके सामने पेश की थी। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हम कंप्यूटर की सेकंड क्लास मतलब उसी से आगे शुरू करने वाला है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्यार और स्नेह मुझे मिला, ये मुझे आगे आगे नई नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक रियल लाइफ से बातें शेयर कर रहा हूँ। चैनल मैंने 2 साल पहले ही बनाया था, लेकिन इस चैनल पे मैं नहीं आया। पहली बार मैंने कल ही इस चैनल में पहली बार आके वीडियो पेश की थी और आप लोगों के प्यार ने इस वीडियो को इतने अच्छी तरह से देखा और जहाँ तक मेरे पहले 10 सब्सक्राइबर थे, आज वो 50 प्लस हो गए। तो इन सभी के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आगे भी आप, क्योंकि मैं और अच्छी तरह से जो मेरी स्टार्टिंग में जो कमियां थी उनको उभारते हुए और अच्छी तरह से आपके सामने मैं वीडियो पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, इतना कोऑपरेट करने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास पे आते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहले मैंने कंप्यूटर में बेसिक सी आपको जानकारी दी थी। भाई, कंप्यूटर का परिचय बताते, कंप्यूटर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे पहले जो कंप्यूटर शब्द लिया गया था वो लैटिन भाषा का ग्रीक से लिया गया था। ठीक, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या आती है? इसमें हाई स्पीड पाई जाती है, एक्यूरेसी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई, कमी भी होती है इसमें, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इसमें बुद्धि की कमी इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में मशीन आई थी, विकास हुआ था कंप्यूटर का धीरे धीरे। पहले अबेकस मशीन आई थी 3000 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद में नेपियर बोन्स आई थी 1617 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में 1642 में कैलकुलेटर आया था जिसको पास्कल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ब्लेसी पास्कल ने उसकी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंशियल इंजन आई थी 1937-38 के समथिंग, वो फेल हो गई थी। तो उसके बाद में 1922 में आई थी वो, और 1937-38 में फिर एक एनालिटिक इंजन का आविष्कार हुआ था, वो चार्ल्स बेबेज ने की थी। और एनालिटिक इंजन वो पूरी तरह से सफल थी। उसी की खोज के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में हमने कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी। कंप्यूटर कौन कौन सी पीढ़ी होती है? पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 का टाइम था। ठीक, उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। उसमें कंप्यूटर थे हमारे माइक्रो कंप्यूटर, उसमें हमारे जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे वो एनेक, यूनिवेक, एडसेक, इन कंप्यूटर का यूज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, उसमें IBM सीरीज़ के कंप्यूटर आए थे। तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज की बात करें उसमें बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। उसके बाद चौथी फोर्थ जनरेशन आई थी, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। और वैसे हम चिप की बात करें तो VLSI, IC को आगे बढ़ा के VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। इसमें लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, जैसे C++ लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, SQL का हुआ था, क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज है ये, सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं एप्पल 2, एप्पल क्रे सीरीज़ के भी आए थे, एप्पल के भी इसी में आए थे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से अब तक चल रही है, वो हमारी 5वीं जनरेशन है। और उसमें ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। इसमें लैंग्वेज हमारी पाइथन, मरकरी और फोस्फोरोलॉग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं इससे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। जो कंप्यूटर को दो टाइप से, मतलब दो प्रकार से कई भागों में बांटा गया है। पहले हम मेनली दो टाइप से ही हम कई भागों में हम इसको बांटते हैं। तो जो दो टाइप हमारी थी वो कौन कौन सी थी? पहला डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर, डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पे, और दूसरा था गति और आकार के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन और ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज के आधार पे। अब देखो डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पे हमने कंप्यूटर को तीन टाइप से बांटा। कितने टाइप से बांटा? तीन टाइप से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाई के लिए, जैसे मापने दाब की इकाई नापने, ताप की इकाई मापनी है, लंबाई है, इन सब के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते थे। डिजिटल कंप्यूटर का 0 और 1 बाइनरी कोड होते हैं, इसी 0 और 1 इसी में डिजिटल कंप्यूटर में आए थे, बिजनेस संबंधी काम के लिए करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो संयुक्त होता है। आपसे पूछ सकता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका हम ECG के लिए करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, एयर ट्रैफिक्स में करते हैं, रडार में करते हैं, नेशनल डिफेंस। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ रहे हैं आगे। देखिए पहला देखो एनालॉग कंप्यूटर, मैंने बताया था अभी आपको, भौतिक घटनाओं को, यांत्रिक गति के लिए इसमें हम इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी मैंने आपको बताया था। देखो ये थर्मामीटर है, एज एन एग्जाम्पल एनालॉग, एनालॉग का एग्जाम्पल थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर जान दो, तापमापी यंत्र। ठीक है, मेजर ऑफ चेंज ऑफ द मर्करी लेवल। ठीक है, जो पारे कि मेरा जो तापमान है उसको मापने होता है, दाब की इकाई मापने, लंबाई, इन सभी के लिए एनालॉग कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की भी हम बात करें, देखो जो हमारे जो आंकड़े जो हम प्रस्तुत करते हैं वो तीन एनालॉग में भी करते हैं, डिजिटल में भी होते हैं। अब यहाँ पे एनालॉग में है, जो सुई के माध्यम से ना, घड़ी, देखो जहाँ पर ये हमारे एनालॉग है। तो ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रहे हैं एनालॉग के। उसका दूसरा डिजिटल, डिजिटल में 0 और 1 बाइनरी नंबर का प्रयोग किया था। बिजनेस में इसका प्रयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, व्यवसाय में इसका प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में इसका हम प्रयोग करते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका प्रयोग होता है? 0 और 1 बाइनरी नंबर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसमें देखो इसका उपयोग औद्योगिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, देखो मैंने बताया था ना दो टाइप से होता है, एक तो हमारा एनालॉग मतलब सुई के, और एक है डिजिटल। तो देखो ये डिजिटल में जो थर्मामीटर का एक अलग जो तापमापी यंत्र है, जैसे थर्मामीटर है, देखो ये दिखाया है, इसमें क्या हमें डिजिटल रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो घड़ी में भी देख लो, टाइम देख लो, वो अपना स्पीडोमीटर है उसमें भी देख लो, डिजिटल टाइप से ये दे रखा है। तीसरा मैंने बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो मिश्रण रूप है उसे हम क्या कहते हैं? दोनों तो की तकनीक को जब मिला देंगे तो कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका यूज जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक्स एंड रडार एंड नेशनल डिफेंस। कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसका राष्ट्रीय रक्षा में, डिफेंस में, रडार में और यातायात में इसका प्रयोग हम करते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ कंप्यूटर देखो यूज, इसका जो एक चीज़ और हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है इसको हम हॉस्पिटल में करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज़ करते हैं। जैसे देखो यूज्ड इन ICU, साइंटिफिक लाइब्रेरी होते हैं, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक जो लाइब्रेरी होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में, पेट्रोल पंप पर भी इसका यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल यूनिट में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखो पहला टाइप क्लियर होगा, कार्यप्रणाली या प्रतिनिधित्व। भाई कार्यप्रणाली या प्रतिनिधित्व के आधार पे कंप्यूटर को मैंने बता दिया तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, स्पीड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं अपना पहला माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर का यूज
जो हम करते हैं एक तरह की एक एकल चिप होती है, ठीक है। इसमें एक सर्किट हो, देखो टर्म ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस एडवांटेज सिंगल चिप स्केल, और जो सिंगल होता है अपनी होती है LSIS लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर है, मतलब छोटे यूजर के लिए सिंगल यूजर। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा अपना है, सिंगल यूजर पूछे तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो अपना सिंगल यूजर है, ठीक है। इसमें देखो अलग से आपको मैंने इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, देखो आगे चलते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। ये अपने जैसे स्मार्टफोन है, इसमें यूज़ होता है, लैपटॉप है, ठीक है, टैबलेट है, लैपटॉप है, ठीक है। ये सारे इसमें एग्जाम्पल हैं किसके, माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या माइक्रो कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप को हम पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप को हम पीसी भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, पीसी भी हम इसको किसको बोलते हैं, डेस्कटॉप को ही पीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद में अपना दूसरा है, इसका एग्जांपल है, वो होता है PDA या PDC, वैसे ज़्यादातर PDA ही पूछता है, PDA पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ठीक है। इसका जो PDA का जो खोज किसने, कौन सी कंपनी ने की थी, एप्पल कंपनी ने थी। एक बार आर्मी कलरक में आया हुआ था PDA की फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये आपकी बार पूछ सकता है, तो पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो एप्पल कंपनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके बाद में इसमें सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, ठीक है। इसमें किसका यूज हुआ था, पहले माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, ठीक है, 1970। इसमें पूछ सकता दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004। कब हुआ था इसकी खोज, 1970 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इंटेल एक 8008 भी आया था, उसकी खोज 1973 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में देखो एक लैपटॉप का यूज़ हुआ था, उसमें देखो एक बार पीछे माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। लैपटॉप के बारे में बता दिया सब। पहला जो लैपटॉप था उसका नाम था तोशिबा T1100। आपसे पूछ लो पहला जो लैपटॉप था उसका कौन सा था, तोशिबा T1100, 1985 ईस्वी में आया था। और इस जो पहला लैपटॉप का पिता जनक जो है वो बिल मोगरेज था, कौन था उसका, बिल मोगरेज, ठीक है। ये जानकारी भी मैं आपको अलग से दे दूँ वहाँ, क्योंकि यहाँ पर इतना PDF के माध्यम से चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो दिक्कत आ रही है। बाकी मैं आपको अलग से इसकी PDF जो मेन जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट्स रह जाएंगे उनको मैं अलग से आपको PDF देने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की बात हम करते हैं, देखिए मिनी कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। इसमें देखो माइक्रो कंप्यूटर में आपसे पूछा गया था सिंगल यूजर था, यहाँ पे देख लो ये मल्टीपल यूजर है वर्किंग। आपसे मल्टीपल यूजर की बात करेगा तो कौन सा आएगा अपना मिनी कंप्यूटर में, कि एक टाइम में 100 यूजर इस पर काम कर सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम स्मॉल छोटे बिजनेस के लिए करते हैं। कहाँ पे यूजफुल है, देखो मैंने स्मॉल बिजनेस में छोटे बिजनेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, मतलब ये मल्टी यूजर है तो मल्टीटास्किंग तो होगा ही। इसका प्रयोग हम ऑर्गेनाइजेशन जो भी संगठन है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर आपसे पूछे तो PDP फर्स्ट था, ठीक है। ये DEC कंपनी ने, कौन सी कंपनी थी, DEC कंपनी ने इसको बनाया, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। DEC की फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके बाद में अगला अपना आता है मिनी कंप्यूटर में बता दिया ये कि यहाँ से क्या बताया था ना आपके, एक साथ कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मल्टी यूजर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे ये इसको जानकारी देगा, ये इसके सारे की जानकारी कहाँ पे आएगी, इसी के अपना एक ही जो अपना डिस्क है वहीं पर आती है इसके, मतलब कि यहाँ पे टर्मिनल लगे होते हैं ये सारे जो ना अलग अलग टर्मिनल, तो ये मैंने बताया था एक से अधिक यूजर इस पे काम कर सकते हैं। अगला अपना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्या पढ़ेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ये भी मल्टी यूजर है बहुउद्देश्य के लिए। देखो ये पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर, ये वो मल्टी यूजर था, ये थोड़ा सा उससे पावरफुल है, पावरफुल मल्टी यूजर है। ठीक है, इसका प्रयोग वैसे सीधी जो प्रोसेसिंग तेज़ गति से प्रोसेसिंग करने के जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो, और इसका जो प्रयोग हम करते हैं उच्च मेमोरी क्षमता के लिए होती है। इसमें इसका जो प्रयोग करेंगे यूज्ड फॉर देर आर स्टेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, बता दिया, बड़े बैंक में प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो हम प्रयोग करेंगे बैंकों में करेंगे, बड़े संगठनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर आपसे पूछ सकता है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और एक आया था एडेक कंप्यूटर, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए दूसरा कंप्यूटर और बनाया था एडेक, उसकी खोज जॉन न्यूमैन ने की थी। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी खोज जो की थी, इसकी भी देखो एनेक की भी एनेक कंप्यूटर आया था। ठीक है, पहला माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, एनेक जो कंप्यूटर आया था उसकी खोज भी जे प्रेस्पर एकैट ने की थी और जॉन मोकले ने। और इसकी खोज भी जो यूनिक कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इसकी खोज भी जैन प्रेस्पर एकैट और जॉन मोकले ने की थी। ठीक है, और एडेक जो कंपनी ADSAC, उसकी जो खोज की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। आगे चलते हैं, जो हम लोग मेन फ्रेम जो कंप्यूटर को जोड़ते हैं उसका टर्मिनल, वो आपको मैं अगली क्लास आगे आएगा टर्मिनल, उसमें हम बता देंगे टर्मिनल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया अपने मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर जो सिस्टम होता है, जो बिट होती है 32 बिट 64 बिट इस टाइप से हमारे होते हैं। और इसमें बाइनरी नंबर का मैंने बताया था 1 बिट 0 और 1 बाइनरी का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1 सेकेंड में 2 ऑपरेशन ये करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। अब आता है अपना सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो सुपर कंप्यूटर। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कौन सा? सुपर कंप्यूटर। देखो इसका जो सबसे, देखो ध्यान से देना, देर आर फास्ट, सबसे तेज़ है, सबसे महंगा है। सबसे तेज़ पूछे, सबसे महंगा पूछे तो कौन सा कंप्यूटर आएगा? अपना सुपर कंप्यूटर आएगा। ठीक है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों उपयोग होगा। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग ठीक है और मल्टी प्रोसेसर होती है। नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब बड़े प्रोग्रामों को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है, और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसमें यूज होते हैं। उसके बाद में इसकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी। किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म, अपने फ्लॉप्स किस में मापी जाती है? इसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की जो स्पीड फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग, ध्यान से सुनना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और मॉडर्न जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी जो स्पीड मापी जाती है वो पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। 10 की पावर 15 फ्लॉप्स भी लिखा मिल सकता है। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसके 10 की पावर 15 फ्लॉप्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ लेता है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये सुपर कंप्यूटर है। अब कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। देखो आ गया, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? सीडैक, CDC बोलते हैं, सॉरी CDC 66, CDC 6600 था, 1964 में बना था। CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। बनाने वाला था सीमोर करे। बनाने वाला कौन था? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, पहले इसका पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। बनाने वाला कौन था? सीमोर करे। यदि आप अपने ऑप्शन में CDC नहीं है तो आपको करे फर्स्ट भी मिल सकता है। करे फर्स्ट, क्योंकि CDC आया था पहले। यदि CDC आपको ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि CDC 1964 में आया था, और जो करे फर्स्ट है
अगला जो बता रहा है करे फर्स्ट पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, इसमें सफलतापूर्वक लागू किया गया था, मतलब और बढ़िया तरीके से, और ये 1972 में आया था। CDC कब आया था? 1972 में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर स्पीड मैंने बता दिया आपको, फ्लॉप्स में वहाँ पे जाती है, ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? करे फर्स्ट। यदि ऑप्शन में यदि CDC नहीं है तो करे फर्स्ट करेंगे, नहीं तो अपना CDC 6600 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा वर्तमान में विश्व का, प्रेजेंट टाइम में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? विश्व का पहला, तो उसका नाम था फुगाकू। फुगाकू आगे देखते हैं मिलेगा, हाँ ये रहा फुगाकू। ये 23 जून 2020 में 2020 में लॉन्च हुआ, 23 जून 2020 में लॉन्च, और कहाँ पे हुआ था? ये जापान में दे रखा है। ठीक है, यदि इससे पहले जो हमारा 2018 में हुआ था वो समिट अमेरिका में, ये कहाँ का था? अमेरिका। और उससे भी पहले 2018 में एक और हुआ था सनवे ताइवे लाइट, वो चीन में हुआ था। तो ध्यान रखना, करंट में अपना है फुगाकू, यदि ऑप्शन में ये नहीं देते तो समिट 2018 में, 2020 में फुगाकू हुआ था, 2018 में समिट हुआ था, और जून 2018 में समिट हुआ था, जनवरी 2018 में हुआ था सनवे ताइवे लाइट जो चीन का था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत में। विश्व में हो गया, पहला भी हो गया और सबसे तेज हो। अब देखते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। कौन सा था? परम 8000। देखो यहाँ पे ये रहा लास्ट, परम 8000। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कौन सी कंपनी ने बनाया? सीडैक कंपनी ने बनाया। सीडैक कंपनी है, कहाँ पे है ये? पुणे में। सीडैक का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। सीडैक कंपनी के संस्थापक कौन है? विजय भाटकर। ठीक है, ये अपने हो गए पहला सुपर कंप्यूटर। तो सीडैक कंपनी की पूछ सकता है कहाँ पे? पुणे में है। सीडैक का पूरा नाम क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटर। सीडैक कंपनी के संस्थापक कौन है? तो विजय भाटकर है। अब पूछेगा वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, तो वो था अपना प्रत्यूष मेहर। ये कौन सा है? प्रत्यूष मेहर। वर्तमान में पूछे तो प्रत्यूष मेहर था। ठीक है, तो प्रत्यूष या मेहर दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, प्रत्यूष मेहर। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, एक ये भी सुपर कंप्यूटर है, एका। ठीक है, एका जो सुपर कंप्यूटर है ये किसने? टाटा ग्रुप ने बनाया था। किसने डेवलपमेंट किया था? 2007 में हुआ था। ये देखो आ रखा है फर्स्ट इन एशिया। एशिया में 8वें स्थान पर, सबसे पहले एशिया में 8वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वही था एका। ठीक है, ये कौन से में था? एशिया में बात। तो एका का भी आप पूछ सकता है, ये भारत में पहले ही था। ठीक है, ये 2018 में नोएडा में रखा गया था। मौसम संबंधित यूज़ करते हैं इसका। सॉरी, वो उसका 2018 में तो प्रत्युष था, सॉरी ये 2007 में। एका जो था, एका का जो यूज़ हुआ था 2007 में था। टाटा ग्रुप ने इसका डेवलप किया था। एशिया का 8वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। कौन सा? एका। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कार्यात्मक घटकों के बीच में। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी, ये क्या कह रहा है कि ऑल डिवाइस कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू ए कॉमन बस। अब यहाँ पे हम बस की बात करें कि डाटा को ट्रांसफ़र करें। डाटा क्या होता है? एक सीक्वेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं बस क्या होती है? कि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम बस का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमन बस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कॉमन बस का हम प्रयोग करते हैं। सभी डिवाइस एक आम बस के माध्यम से एक से दूसरे के साथ में संवाद करती है। देखो इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि सभी डिवाइस मतलब ऑल डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ए कॉमन बस। मतलब एक दूसरे से संवाद जो करते हैं वो किसके माध्यम से करेंगे? हम कॉमन बस के माध्यम से हमें करते हैं। ठीक है, जो बस होती है ये बस इज ए ट्रांसमिशन पाथ, मतलब ट्रांसमिशन पाथ, संचरण पाथ, मतलब जिस रास्ते से हम गुजरते हैं
उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन पाथ। ये सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर, मतलब एक वायर होती है उनका जो सेट होती है, वायरों का क्या होती है, सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर, वायर्स का एक सेट होती है, ठीक है। अब देखो उसके माध्यम से डाटा को पास करते हैं, पास्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू अनोदर इन कंप्यूटर, मतलब दूसरे कंप्यूटर में किसी चीज़ को हम भेजते हैं तो केबल्स के माध्यम से भेजेंगे, तो वो इसमें बस में उसका यूज होता है सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स का, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप ऑफ बस। बस कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, बस 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। कौन कौन सी बस आपसे पूछे, कितने प्रकार की, 3, कौन कौन सी होती है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। अब देखो क्या क्या यूज़ होता है, देखो ये अपने क्या CPU से आएगा, मेमोरी में आएगा, इनपुट है, तो इन सभी में सिस्टम में यूज़ होते हैं, किसका यूज़ होता है, अपना बस का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखो, द एड्रेस ऑफ बस इज यूज्ड बाय द CPU टू सेंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, लोकेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। देखो भाई, एड्रेस बस जो होती है वो हमारी लोकेशन, इनपुट और आउटपुट पोर्ट का पता भेजने के लिए, लोकेशन हमारी होती है, उसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट का जो पता भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेस। इसमें तत्काल मतलब इंस्टेंट एक्सेस, मतलब कि तत्काल कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेस बस का प्रयोग करें। और इसमें डायरेक्शनल होती है, देखो ये ध्यान से देखना, इसमें ये पूछ सकता है आपको यूनिडायरेक्शनल किस में होती है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल किस में पाई जाती है, देखो ये रहा आपको यूनिडायरेक्शनल, ये किस में होती है, एड्रेस बस में होती है, ठीक है, एड्रेस बस, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये कॉमन बस के पार्ट पढ़ रहे हैं अपना, पहला एड्रेस बस हो गई, ठीक है, दूसरे होती है, ठीक है, दूसरी अपनी आएगी डाटा बस है नीचे, इसमें कंट्रोल बस होगा, लेकिन यहाँ पे जो बता रही है डाटा बस नहीं, कंट्रोल बस, ठीक है। कौन सी बस है, कंट्रोल बस। डाटा बस अगले बढ़ते हैं। कंट्रोल बस का जो यूज होता है, देखो उसमें क्या था, उसमें यूनिडायरेक्शनल बस थी, ठीक है, कोई भी चीज़ डाटा को हम देखने कॉम्बिनेशन का जो कार्य करते हैं। अब उसमें देखो अगली जो कंट्रोल बस आती है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक कंट्रोल बस इज ए कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड बाय द CPU कम्युनिकेट, CPU के द्वारा कम्युनिकेट का जो काम करेगी, यूज्ड बाय द CPU टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेशन समझते हो ना कि यार संचार करने के लिए, एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए किसका, CPU के माध्यम से कौन सी बस का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल बस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, हाँ ये भी वही आ गई, ठीक, कंट्रोल बस। वैसे यहाँ पे डाटा बस के आते हैं, डाटा बस के कॉमनली मैं आपको बता देता हूँ, डाटा को पास करने के लिए डाटा बस का प्रयोग करते हैं, डाटा को भेजने के लिए, पास करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डाटा बस का प्रयोग हम करते हैं। आगे आते हैं, अच्छा कंसेप्ट है बूटिंग, कंसेप्ट ऑफ बूटिंग, यानी बूटिंग की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आपसे पूछा बूटिंग क्या होती है। देखो, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, देखो ना, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन ए कॉपी ऑफ बूट प्रोग्राम इज बूट फ्रॉम रोम इनटू द मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करेंगे तो उस टाइम से कॉपी करके बूट प्रोग्राम में लेकर जाएगा, और रोम जो होता है, रोम जो लेकर जाएगा वो किस में लेकर जाएगा, मेन मेमोरी में। पहले उस किस में जाएगी बूट, रोम में जाएगी, रोम से वो क्या करेगी हमारे, फिर हमारी मेन मेमोरी में जाए, और इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया, जिस टाइम हम कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। आगे देखो, अब देखो जो प्रक्रिया होगी वो कैसे कैसे होगी। सबसे पहले आते हैं हम CPU। द CPU फर्स्ट रन्स ए जंप इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर टू बायोस। देखो सबसे पहले देखो यार पढ़ते हैं कि जो CPU जो होता है, फर्स्ट रन जंप इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर, किसमें CPU जो करेगा वो किसमें ट्रांसफर करेगा, पहले CPU में जाएगी, सीधी सी बात है, वो बायोस के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, बायोस। बायोस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है। उसके बाद में बायोस एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। उसको क्या होता है, बायोस कंडक्ट ए सीरीज ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस टेस्ट। बायोस क्या होता है, सेल्फ डायग्नोसिस टेस्ट के लिए, मतलब आगे सेल्फ टेस्ट करने के लिए किसके पास भेज देगा, पोस्ट के पास भेज देगा। किसके पास भेजेगा भाई, पोस्ट के पास भेजेगा। और पोस्ट की फुल काफ़ी बार देखो बायोस की फुल फॉर्म पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट की फुल फॉर्म पूछता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो पहले सीपीयू ने किसके पास भेज दिया, बायोस के पास भेज दिया। फिर उसके बाद में किसके पास आ गए, पोस्ट के। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट खुद उस पर क्या करेगा, सेल्फ टेस्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, आगे देखिए, फिर वो क्या करता है, आगे करता है अपना। उसके बाद में जो क्या करेगा, बायोस जो करेगा वो लोकेट, आगे देखिए, बूट सेक्टर। बायोस का काम क्या करेगा, बूट सेक्टर को लोड करने के लिए, बायोस क्या करेगा, बूट सेक्टर को लोड करने के लिए एक योग्य ड्राइव का पता लगाएगा, कि एक कैपेबल ड्राइव का पता लगाएगा कि वो इस काम को कर सकते। तो उसका पता लगाने के लिए पता लगाएगा, तो किसका वो जो मिलेगी हमारी, क्या मिलेगी, वो ये मिलेगी, बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम मिलेगा, वो जब पता लगाया तो हमें क्या मिला, बूट सेक्टर लोडर, सॉरी बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम हार्ड ड्राइव गया। और इसके अंदर ही आपको एक और चीज़ मिलेगी, उसको बोलते हैं MBR। क्या मिलेगा इसके अंदर, इसी के अंदर है ना, इफ यू बूट सेक्टर ऑन द हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव में जाएगा मतलब इसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद में क्या मिलेगी आपको, MBR मिलेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या मिलेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। देखो स्पेशल टाइप ऑफ बूट सेक्टर, जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, MBR जो होता है, वो बूट सेक्टर की स्पेशल टाइप होती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। MBR के बारे में बता दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड होती है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। अब देखो जो समरी, जो अब तक जो पढ़ा था, मैंने बताया था बूटिंग जो होती है, सबसे पहले हम करेंगे पावर ऑन। क्या करेंगे लाडलो, पावर ऑन का प्रयोग करेंगे, पावर ऑन करेंगे हमारे सिस्टम को। पावर ऑन करने के बाद में देखो मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा रोम आता है। जब हम शुरू करेंगे रोम में जाएंगे, रोम के बाद में रैम में आएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, रैम में आएंगे, ठीक है। फिर अपना CPU में आएगा। सबसे पहले डाटा किसके जो काम करेंगे, बूटिंग होगी तो रोम के बाद वो रैम की क्रिया होगी, फिर CPU आएगी, और CPU फिर किसको भेजेगा, बायोस, किसके पास, बेसिक इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद है पोस्ट, बेसिक बायोस किसको भेज देगा, आगे पोस्ट को कर देगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। फिर उसके बाद में बायोस का एक बूट सीक्वेंस आता है, बायोस में आ जाएगा सेल्फ टेस्ट करने में बायोस बूट सीक्वेंस, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही बताया था कि बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव में होगा। जो हार्ड ड्राइव है, CD रोम है, USB के नेटवर्क के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर फिर हमारा क्या आ जाएगा, MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं ला, देखो मैंने आपको बताया था, पूछा था, क्वेश्चन आ गया ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था ये, कि एक डिस्क का अंश जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, बताया था ना, मास्टर बूट रिकॉर्ड किस में होता है, बूट सेक्टर में। भाई कैश में भी नहीं है, फाइल सिस्टम में भी नहीं है, लोकेशन टेबल में, तो किस में होगा, बूट सेक्टर में होगा। अब देखो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब देखो पहले पढ़ते हैं कोल्ड बूटिंग के बारे में, इसको हम हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। जब हम सिस्टम को शुरू करते हैं तो जो प्रारंभिक अवस्था में जब शुरू करेंगे उस टाइम जो क्रिया होगी उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब हम शुरू की अवस्था में शुरू करते हैं तो उस टाइम जो प्रक्रिया करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग भी इसको हमें कहते हैं, रीबूटिंग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीबूटिंग भी कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीबूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद देखो आगे, देखो दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये अवसनी लैंग्वेज ने पूछा गया है निम्न में से किस भाषा की मुख्य विशेषता स्वायत्त, मतलब मैंने इंग्लिश मीडियम के हिंदी की तरफ देख लिया थोड़ा सा, तो इंग्लिश मीडियम की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी जो पाई जाती है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में पाई जाती है, उच्च स्तरीय भाषा में। ट्रिपल एल हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा में पाई जाती है। आगे लैंग्वेज आएगी तो उसमें बता देंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया पीडीएफ में, तो उसको डिस्कस कर लिए। आगे देखो डीबगिंग के लिए, डीबगिंग क्या होता है, मतलब कोई भी हमारी एरर आ गई, बग का मतलब होता है, आपसे पूछ रहे बग क्या होता है कंप्यूटर में, तो बग का मतलब होता है एरर होता है, गलती को हम बग बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, रिमूव एरर्स, मतलब त्रुटियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डीबगिंग का प्रयोग हम करेंगे। ये हार्डवेयर में अगले टॉपिक अपना आएगा, उसमें आपको बता देंगे। फिर भी यहीं पर आ रहा है तो ये टेंजिबल इक्विपमेंट है। कौन सी है, टेंजिबल इक्विपमेंट है, टेंजिबल इक्विपमेंट है क्या हमारा हार्डवेयर, ठीक है। इनटेंजिबल अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सूचना होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आएगा हार्डवेयर क्या है, टेंजिबल इक्विपमेंट। ये भी आगे लैंग्वेज में ट्रांसलेट आपसे पूछ रहा है, असेंबलर कन्वर्ट करता है, क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। अब देखो विच ऑफ दी, पहली क्लास में बताया होगा अतः विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर अपना होती है, जो अपना सीपीयू होता है, कैबिनेट होता है, उसमें जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं सारी की सारी अपनी क्या होती हैं, एक्स्ट्रा अलग से जोड़ी जाती है, वो सारी हमारे, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइस। ये पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो सीपीयू नहीं है। आगे देखो, ऐसे कौन से निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर में शुरू करने की एक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। देखो कह रहा है कि ऐसे कौन से निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर को हम शुरू करने के लिए आवश्यक जो होते हैं वो हमारे क्या, तो सबसे पहले मैंने बताया था किसका यूज़ करेंगे हम, रोम का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, मैंने सीक्वेंस में आपको बताया था किसका प्रयोग करेंगे, रोम का, ठीक। उसके बाद में रैम का प्रयोग होता है, फिर सीपीयू में का यूज़ करते हैं, सीपीयू के बाद बायोस के आते हैं, बायोस के बाद में पोस्ट पे आते हैं, पोस्ट के बाद में बूट सेक्टर में आते हैं, जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है, उसके बाद में एमबीआर का यूज़ होता है। ये ऐसे एक प्रक्रिया अपनी पीछे मैंने बता दी है। आगे देखो अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्नलिखित में से पूछ सकता, पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे हम अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में समझते हैं, मतलब कि पहला जो डिजिटल कंप्यूटर है दूसरे घटकों विभिन्न सिग्नल में प्रसारित होता है, सॉरी पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में समझते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये जो पहला अपना डिजिटल कंप्यूटर एनए का आएगा, इसका डिजिटल कैलकुलेटर और डिजिटल कैलकुलेटर अलग से, कंप्यूटर पूछ रहा है यहाँ पे तो एनए का आएगा, यहाँ पे एनए, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे एनए का प्रयोग हम करें। अगला क्वेश्चन अपना है कि दूसरे घटक में विभिन्न कमांड को सिग्नल में प्रसारित करता है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के घटक से दूसरे घटक में विभिन्न कमांड या सिग्नल को प्रसारित करता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक घटक से दूसरे घटक में सिग्नल को हम प्रसारित करते हैं। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। और कम्युनिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल बस बताया था ना, तो यहाँ पे कंट्रोल बस आएगा, किसका प्रयोग करेंगे हम, कंट्रोल बस आएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में यूजर, हाँ देखो आ गया, अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में यूजर को इस रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर को जो यूजर को हम देखो ह्यूमन वेयर के, लाइव वेयर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, और यूजर के रूप में भी जानते हैं। ये सब आए तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ह्यूमन वेयर आएगा। और लाइव वेयर भी आए तो उसका भी, लाइव वेयर है तो भी इसका आंसर वही, किस रूप में जाना जाता है, ह्यूमन वेयर के रूप में, या लाइव वेयर के यूज में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द निम्न कौन सा, बायोस का बताया था मैंने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सिस्टम आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश को संग्रहित करता है, कौन किस में संग्रहित होता है, किस में संग्रहित होता है। देखो
द इंस्ट्रक्टर अबाउट बूटिंग योर सिस्टम। हाँ, बूटिंग के टाइम, हाँ बायोस आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। निम्न में कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? देखो यहाँ पर लैंग्वेज था, सी जो लैंग्वेज का तीसरी में भी हुआ, चौथी में भी हुआ था, लेकिन इसका जो एक्यूरेट जो आंसर आएगा एसक्यूएल आएगा, सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी में एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि आप अपने पीसी के प्रदर्शन को सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब देखो के स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट, मतलब क्या कह रहा है कि प्रोग्राम को स्टोर करने का जो कंसेप्ट जो दिया था वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। एलन ट्यूरिंग जो इसका विज्ञान का जनक कहता है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जनक कौन है? बिल गेट्स। आगे देखो, पहले जो कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर थे उसके कौन कौन से उदाहरण थे? एनएक भी था, यूनिवेक भी था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी था, एडेक भी था, एडवेक भी था, तो कौन सा नहीं था? PDP-8। ये मिनी कंप्यूटरों में आए थे इनका PDP का। आगे देखो, इनमें कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? मतलब माइक्रो कंप्यूटर तो निजी पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, टैबलेट है, सारे लैन इसका नहीं है। आगे इनमें से किसे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में पेश किया गया था? ट्रांजिस्टर को, ठीक है। जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है तो उसे विशेष प्रकार से पूर्ण लोडर को निष्पादित किया जाता है। अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ना, जिस टाइम हम बूटिंग पढ़ाए थे, तो लोडर के लिए यूज आ रहा था। लोडर वही है, बूटस्ट्रैप लोडर, यही यूज होता है। ये कोई यूज नहीं होता है प्री बूट को, यहाँ पर बूटिंग के टाइम में बूटस्ट्रैप लोडर का प्रयोग होता है। आगे देखो, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो मैंने बताया था आपको क्लास में कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाया गया था, भारतीय वो तो अपना कंप्यूटर परम था, ठीक है। कौन सी कंपनी ने बनाया था? सीडे कंपनी ने बनाया था, ठीक है। कहाँ पे है सीडे कंपनी? पुणे में है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पीछे वाली क्लास अभी पीछे बताया था। आगे देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बस नहीं है? मैंने कॉमन बस के बारे में बताया था, कॉमन बस आनी चाहिए थी, कंप्यूटर बस बोल दिया। कॉमन बस में 3 टाइप की बस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। कौन सी नहीं है? क्लॉक बस। धड़ाधड़ निशान लगाओ, अभी अभी पढ़ा है। आगे देखो, निम्नलिखित कंप्यूटर के निम्नलिखित संस्करण में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन से में हुआ था? बताया था अभी, चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? अपना माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 था, ठीक है, 1972 में के समथिंग आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी खोज किसने की? ठीक है, आईसी की जो खोज की थी वो किसने की थी? JS केल्विन, ठीक है। JS केल्विन ने इसकी खोज की थी। किसकी? JS केल्विन। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो रॉबर्ट नॉय भी इसका ऑप्शन में आ सकता है। यदि ऑप्शन में JS केल्विन नहीं है तो आपको रॉबर्ट नॉय भी आंसर हो सकता है। यदि वो नहीं है तो होगा, ठीक है। आगे देखिए, पहले कह रहा है किस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI में चेंज किया था? तो आईसी तीसरी में थी और VLSI किस में आ गई? चौथी में, फोर्थ में। निम्नलिखित में से वो अभी को मैंने बताया था, ये तो हाल है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। देखो लाडलो,
मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है आपको समझाने की, पीडीएफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन अलग भी हो वो भी मैंने कोशिश की है, मौखिक रूप से मैंने आपको बताया है। और ये जो इम्पोर्टेंट आपकी देखो 45 मिनट की वीडियो है, मैंने इसमें आपको लगभग से कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय था, पहले एक वीडियो और आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बाद में सेकंड वीडियो 30 मिनट की लगभग थी कि अपने 45 मिनट, मतलब कि 1 घंटे के समथिंग वीडियो में आपको कंप्यूटर का बेसिक परिचय अपने ने करवा दिया। अब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, कि हार्डवेयर में अपनी क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास का वेट करो, जैसे अपनी प्ले लिस्ट में जाके देखना, पहली क्लास है, अब की बार मैंने दूसरी क्लास आपको प्रोवाइड की है, इसी तरह से तीसरी क्लास में आपको लेकर आऊँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम स्पेशल फॉर एचएससी, जिनका एग्ज़ाम लड़कों का अभी जो 28 तारीख, 29 तारीख और जो 31 तारीख को, ठीक है, होने वाला एग्ज़ाम है, एचएससी ज़रूर करवाएंगे। एचएससी इस टाइम अच्छे मूड में है, बहुत फास्ट काम कर रही है और एग्ज़ाम आपके श्योर होने हैं भाई। तो बस इसमें जो कंप्यूटर का पार्ट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और ज़्यादा क्लासें नहीं है, लास्ट में आपके ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा, 10 घंटों 10 आवर्स मतलब 10 घंटे की क्लासें होंगी, वो आपको लेनी है, उसी में लगभग सारा कंप्यूटर आ जाएगा। एक भी कोशिश रहेगी, मैं एक आधा क्वेश्चन की तो बोल नहीं सकता, भगवान की मर्जी, लेकिन मैं 10 में से 8 क्वेश्चन को आपको वादा करता हूँ आपसे, 10 में से 8 क्वेश्चन हर बच्चे के ठीक होंगे, जिससे मेरी एक क्लास को अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया इनका, बार बार देखना, 10 घंटे की क्लास है, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरे बार में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके पास रहेंगी। ठीक है, जब भी आप अपना चैनल है राकेश गुजर सर सर्च करिए, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास से मिलेगी। ठीक है, तो 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है, पहली क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, लेकिन इस क्लास में मैंने उससे बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि वो सब आप लोगों का प्यार मुझे मिला है और उसी का रिजल्ट मैंने आपको दिया, और मेरी कोशिश जारी रहेगी अगली क्लास में उससे बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप सभी दोस्तों को आप क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी राम राम, बाय बाय।